दिनेश भैया से और पवन कुमार सर से चर्चा होती रहती है बीच बीच में कि आगे क्या करना है। और वो भी कुछ ना कुछ बताते थे कि हमें इस तरफ से और ये करना है, कल इनको बुलाना है या वो चर्चा करनी है। इस तरह से उनका भी कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो बीच में मैंने उनको 2-3 बार कहा भी था कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग में कम से कम प्राणायाम करने के लिए अपना वीडियो खोल दीजिए। वीडियो खोले तो प्राणायाम होता है। और मगर उनका भी थोड़ा सा ऐसे होता था कि वो कहीं ना कहीं व्यस्त और सफर में और तैयारी करना ये सब उनका भी होता है। बीच बीच में तो कभी कभी वो वीडियो खोल कर योग कर रही रहते हमारे साथ। फिर भी नींद पूरी न होना, ड्यूटी, ये बहुत सब जवाबदारी भी रहती है। तो इसी दौरान कल परसों मैंने सुबह मॉर्निंग में जब हमारी लिंक में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जैसे कि आवाज नहीं आ रही थी, सबके माइक बंद हुए थे। और मैं भी प्रयास कर रही थी, आदरणीय भैया जी भी प्रयास कर रहे थे कि उसमें आवाज क्यों नहीं आ रही है। तो मैंने कहा चलो कम से कम आदरणीय पवन कुमार सर को भी पता है, तो मैंने उनको रिंग दी थी, फोन किया था। उसी दौरान उनके मैंने कम से कम 7-8 बार मिस कॉल दिया था। तो पता नहीं उन्होंने उठाया नहीं। तो ऐसा होता नहीं है कि हमारे सभी योगा सदस्य कभी भी हमने फोन किया या किसी का भी फोन आए तो हम जल्द उठाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था कि फोन सर ने क्यों नहीं उठाया। तो फिर भी मैंने कहा चलो हमारा माइक तो खुल गए हैं, बाद में चर्चा हो गई। फिर मैंने 8 बजे के बाद लगाया था तो फिर भी उनका थोड़ा सा आ रहा था। फिर मैंने कहा चलो 10-12 बजे फिर और लगाया तो फिर पता चला उन्होंने कॉल की उठाया और कह रहे थे कि जब आपका फोन आया था सुबह तो मैं गहरी नींद में था और मैंने कुछ दवाई ली थी और मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो मैंने कहा अचानक से आपको क्या प्रॉब्लम हुआ। तो बोले नहीं, मेरे को ना थोड़ा सा ये हाथ में सुन्नाट हो गया, हाथ में दर्द होने लगा। हाथ का दर्द धीरे धीरे मेरे चेस्ट में गया तो चेस्ट में भी दर्द होने लगा। तो ऐसे अचानक से दर्द के कारण मैं रात में गोलियां खाई और फिर मैं सो गया तो मुझे गहरी नींद लगी। और फिर आज भी थोड़ा सा दर्द है ही, तो मैं इसलिए मैं देहरादून निकल रहा हूँ। तो अभी मैं शाम को आकर आपको पूरी डिटेल दे दूंगा देहरादून के स्पेशलिस्ट को दिखाकर। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप शाम तक रिपोर्टिंग आ जाएगी। तो ऐसे हमने भी ऐसे कुछ नहीं लिया था कि हाँ ठीक है, कभी कभी हो जाता है, हाथ में दर्द होता है, छाती में भी, हाँ कभी हो सकता है, एसिडिटी भी हो जाती है, या कभी कुछ भी होता है, तो अंदर से कोई प्रॉब्लम हो सकता है। मगर फिर शाम को फोन नहीं लगा। फिर मैंने ट्राई किया तो फिर मैंने मुन्नीलाल भैया से बात की कि पवन सर का फोन लग ही नहीं रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। तो थोड़ी चिंता होने लगी थी कि ये ऐसे क्यों बंद है। तो फिर हमने जैसे कि मुन्नीलाल भैया से और फिर दिनेश भैया से संवाद किया। तो फिर भैया ने उनके जो पर भाई है पंकज जी, उनसे बात की तो पता चला था कि वो आईसीयू में भर्ती है। तो एकदम से थोड़ा झटका लगा था। और जो कभी कोई कोई चीज ऐसी हो जाती है तो लगता है। और वो अ, ये है कि हाँ मतलब इतना पता नहीं कि कब किसको का क्या हो जाए, क्योंकि हार्ट अटैक की बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, जैसा अभी चर्चा कर रहे थे ना अपन। तो इस स्थिति में अपन को सब कुछ संभलना है। और ये चूंकि आदरणीय पवन कुमार जी के माध्यम से और ईश्वर अपन को ये प्रेरणा दे रहे हैं और ये कर रहे हैं क्या, मतलब एक कि आप जागरूक, कि आप जो है बिल्कुल होशियार रहो। ये जहर जो है सब पे असर करेगा। अभी हमारे यहाँ 3-4 जो है लगभग ऐसी घटनाएं हो गई हैं, पता नहीं, बिल्कुल काम करते करते चलते चलते आपने कई देखे हैं, सभी ने देखे। तो ये तो ईश्वर की कृपा है।
बहुत बड़ी रही कि अपने साथ कोई ऐसा कुछ वो नहीं हुआ, परंतु हम सबको अब होशियार रहना है। और फिर जैसा रंजना जी कह रही थी, उन्होंने बताया हमें जब हमने चर्चा की तो आप लोग भी अपने कोई और चर्चा इस स्वास्थ्य को लेकर के कर सकते हैं और क्या करना चाहिए अपन को। और इसका एक बिल्कुल अपना व्यक्तिगत जीवन का एक नियम बना लें कि हमें प्राणायाम का, क्योंकि देखिए पैर हाथ ये तो ठीक है चल जाते हैं, अगर कहीं शून्य हो रहे हैं तो इनको जो है सूक्ष्म व्यायाम करो, लेकिन प्राणायाम में हमें पूरा समय देना है और जब भी जितना दे सके, इसका जो है इस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। जी रंजना जी, क्योंकि हमें संभलना है, हमें जो है अब बहुत जागरूक होने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है अपने स्वास्थ्य के प्रति। और ये जो योग आहार कार्यक्रम चल रहा है, इसमें योग और आहार आहार का बहुत महत्व है ही, इसलिए अपन को आहार और योग दोनों पे चर्चा करना है। तो जी मेहरा जी वो शायद कुछ कहने वाले थे। रंजना जी आपकी बात पूरी हो गई हो तो, या रंजना जी आप पूरी बात करें पहले, फिर मेहरा जी को ले लें। जी जी। जी, सही बात है, जो हमें आहार पर ही थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। और आहार से निगडित आजकल हम देख रहे हैं कि बाहर मार्केट में कोई भी स्वीट अगर है, मिठाई भी है, उसमें भी बहुत कुछ मिलावट हो रही है। आज 2-3 दिन की पहले की बात है, जो ढोकला आता है उसमें अली अली थी, हमने देखी है, ये यूट्यूब पर और वायरल हुआ है, यवतमाल जिले का ही है। तो वो जो ढोकला बनाते हैं उसमें पता नहीं कितने दिनों का रहता है, क्या रहता है उसमें पता नहीं, मगर हम क्या करते हैं, मार्केट का जो भी चीज है अच्छे लगते हैं और खा लेते हैं। घर में आकर देखा तो उसमें छोटी छोटी अली आ रही थी। तो ये सब मिलावट, ये सब कुछ हमारे शरीर में पता नहीं हो रहा है कि कैसे जा रहा है। जो ऑयल भी है, कुछ भी, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बाहर में। ऐसे लगता है ना कि बाहर का देखे तो कुछ खाए ही ना खाए। तो इसलिए हमारे शरीर को जितना भी स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपना घर का ही जो भी है, जैसा भी है, सूखी दाल रोटी भी जो है, मगर वो घर का ही खा ले कम से कम। मार्केट से तो बचे, और ऐसे विष जो है मिल रहा है हमें खाने को, उससे बचे। और जो पहले तो हमें वही मिलता था, घर की जो सूखी रोटी और मिर्च का पाउडर, उसको भी पानी में भिगा कर खाते थे। जब तेल नहीं मिलता था, तेल भी कितना ये था कि हमारे जमाने में तेल पहले 1 रुपया का तेल लाना को कहते थे। मैंने भी ये आजमाया है, क्योंकि तेल मैं छोटी थी और हमारे 6 भाई बहन थे। मेरे पिताजी बोलते थे 1 रुपए का तेल लाना, और वो सुबह सब्जी में डाल दिया कि बस हो गया खत्म। शाम को 1 रुपए का तेल लाते थे। इतने महंगा, ऐसे यानी ऐसे जो है ये दिन निकाले। आजकल तो घर में एक तेल की टंकी, जब पीपा बोलते हैं, वो लाते हैं, 1 महीने में 2 महीने में बिल्कुल खर्च हो जाता था। खर्च हो जाता था यानी खा लेते हैं, कोई भी तले हुए हैं, कुछ भी बना बना कर ऐसे ही। तो तेल का यूज कम से कम हमें करना है, तेल से ही तो ये सारी गड़बड़ हो रही है अपने शरीर में। तो ये सावधानियां बहुत कुछ है हमारे सीखने में। तो आप, मैं तो थोड़ा सा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने जो मुझे सीख दी है, मैं उसको अपने जीवन में बिल्कुल उतार रही हूँ, और अपने बच्चों के लिए भी कर रही हूँ। तो आप भी थोड़ा सा अपने इसमें ध्यान दीजिए। बस मैं जी इन्हीं जी शब्दों के साथ बात रखती हूँ। जी बिल्कुल, धन्यवाद बहन जी। और आपने जो आहार की बात की है, भोजन की बात की है, जी डॉक्टर राव जी पांडे से उनको आमंत्रित करते हैं, फिर अपन चर्चा करते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी ओम, सभी को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है डॉक्टर साहब। जी। बड़ा सुनकर थोड़ा सा मन व्यथित हो रहा है, लेकिन परम पिता बढ़िया करेंगे, ये सब पूर्ण विश्वास है। और आदरणीय पवन कुमार सर जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच पुनः आके योग करेंगे। और
नहीं, क्या अभी हो? बिल्कुल स्वस्थ है रोशन लाल भैया, अभी वो स्वस्थ है, मगर थोड़ा सा बहुत हो गई थी, बहुत सुंदर, मगर बहुत अभी वो सुंदर, बिल्कुल ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जल्दी हमारे बीच आके योग करेंगे, अभी जल्दी आएंगे वो, और हम परमपिता परमेश्वर से जल्दी हमारे बीच उनके उनको आने की ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और ये जो ऐसा समय आते हैं, बड़े थोड़ा सा कष्ट होता है जब अपना कोई, जिसको हम ऐसा देखते हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी मन में एक थोड़ा सा वो लगता है। तो हम थोड़ा सा आहार विहार और कार्यों के प्रति जो हमारा समर्पण है, वो हमें कहीं ना कहीं इस तरह के जो दूसरे कामों को, जो योग और प्राणायाम के प्रति हमारी थोड़ी सी कमी रह जाती है। क्योंकि हम जो हमारा जो दूसरा पक्ष जो होता है, तो ये बड़ा कष्ट देता है कई बार। ये मैं भी इसको महसूस किया हूँ, और अब मैं प्रयास करता हूँ कि लगातार योग करता रहूँ, छोड़ता नहीं हूँ। इसके लिए लेट हो जाता हूँ तो भी करता हूँ। तो दूसरे कामों में थोड़ा सा कई बार हमारी एक मनुष्य प्रकृति होती है कि आदमी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, कि वो जो कर्म को प्रधानता देता है, वो व्यक्ति, वो वो जो उसके ऊपर जो चादर पड़ी है, वो सोचते है, वो हमेशा इसी में रहता है कि मैं इसको पूरी तरह से कार्य को कंप्लीट करूं। उसके तो उस प्रक्रिया में हम कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना है, उसको थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं। और ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हमारे जो मार्गदर्शक है उनके साथ भी ये ऐसी चीजें थी। क्योंकि जब भी वो सुबह भी उनका ये रहता था कि कहीं ना कहीं वो 8 बजे निकल जाते थे, तो उसके पहले तैयारी करना और सारी चीजों में सब चीजों में वो रेगुलरली जो योग के प्रति होना चाहिए, वो थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कहीं कुछ चूक हो जाती है। तो इस पर सभी लोग ध्यान दें, जैसा भाई साहब ने कहा, रंजना बहन जी ने भी कहा, तो हम इन पर ध्यान दें। और जो तेल का बोला, तो तेल हम उस वो जो हमारा ये तेल है रिफाइंड, इसको बिल्कुल बंद कर दें। मैं भी प्रयास करता हूँ कि जो घानी वाला तेल है, जो वैसा तेल है जो हमारा प्योर तेल है, मतलब निकला हुआ तेल है, उसको खाएं। तो उसमें ज्यादातर चीजें आपकी रहती है, और जो रिफाइंड होता है उसमें से बहुत सारे मटेरियल निकाल लिए जाते हैं, अलग अलग उसके बीच में उत्पाद है वो निकाल लिए जाते हैं। तो रिफाइंड तेल से बचें। रिफाइंड में जो सेचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। हमको अनसेचुरेटेड फैटी एसिड चाहिए, जिससे कि हमारा हार्ट को मजबूती मिले। तो इसके लिए हम अलसी का तेल, जगनी का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, इस तरह के जो हमारे देसी, जो हमारे पुराने वो थे, कई लोगों से ये भी आयुर्वेद में कहा कि मूंगफली में भी अगर हम एक लिमिट में, अगर और सही अनुपात में मूंगफली का तेल भी खाते हैं, तो उससे भी आपको दिक्कत नहीं होगी। पर हमारी जो वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं, वो ऐसी हो गई है कि हम खूब तेल खाते हैं। तो ये जो मतलब रोज तला भुना खाना है, रोज तेल वाला खाना है, और मतलब दिनचर्या ऐसी हो गई कि हम अगर वो नहीं खाए तो ऐसा लगता है कि ये आज तो कुछ खाया नहीं। तो ये जो हमारे मन में जो इस तरह के भाव आ गए हैं, इनसे हम निकलें, और थोड़ा भोजन पर ध्यान दें, और स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से रोज ध्यान देने की आवश्यकता है। और सर हमारे मार्गदर्शक हैं, और आगे भी हमें मार्गदर्शित करते रहेंगे। सभी को प्रणाम। ओम। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आज सदन ने सुना और एकदम आज गांठ बांध ले, जैसा आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी ने कहा है, रिफाइंड तेल नहीं खाना है। सभी से प्रार्थना है, सभी भाई बहन रिफाइंड तेल बिल्कुल ना ले। बाजार से आप रिफाइंड तेल लाते हैं, जिनका रखा है वो कहीं भी कुछ भी करो, चाहे उसको वापस बेचो, कुछ भी करो, रिफाइंड तेल नहीं लेना। रिफाइंड तेल खाना नहीं। तिली का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ये 3 प्रकार के जो तेल है वो ही अपन को प्रयोग करना है, और हम कर रहे हैं। हमने रिफाइंड तेल अपने यहाँ नो एंट्री, रिफाइंड तेल नो एंट्री, बाजार का दूध। एक विषय पर भी चर्चा करते हैं, तेल पर। आपने तेल की चर्चा की है, अब आप लोग सब लोग सुन लो, ध्यान से सुन लो, और अपने घर को बता दो कि हमें रिफाइंड का तेल नहीं खाना है।
आज के व्यवहार कार्यक्रम में एक प्रण या पतंजलि, जैसा प्रीता बहन जी ने कहा, पतंजलि का तेल आता है और कच्ची घानी का तेल आता है। कितना ही महंगा तेल हो, आपसे शरीर से महंगा कुछ भी नहीं। इसलिए आप आज एक संकल्प लेना है। आज अब हमें नए नए संकल्प लेना है और अपने जीवन में उतारना है। हमने उतारे हैं। हम जो है रिफाइंड का तेल नहीं खाते। ठीक है, तो आज तेल पर ही चर्चा होगी। या फिर नारायण जी का एड्रेस है, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना विचार प्रदान करें। जी, आदरणीय नारायण जी। जी ओम। आज पवन सर का सुन के बहुत ही मन में धक्का लगा। बहुत रंजना बहन ने सुनाया, ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच के हमारा घर का ही कोई सदस्य बीमार है। यार इतना मन में वो दुख पश्चाताप हुआ कि अपन कह नहीं सकते। ये उनकी बहुत मेहनत और लगन का ही वो है परिणाम कि वो पूरी निंद्रा नहीं लेते थे और चलते रहते थे उनका। तो मेरा तो ये सभी लोगों से ये कहना है कि आप पहले भी अपने भारत देश में ऋषि मुनि सभी लोगों ने कोई बीमार हुआ है, कोई तकलीफ में हुआ तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ, बहुत बड़े अनुष्ठान, बहुत बड़े जप किए हैं उनके लिए, स्वास्थ्य होने के लिए। तो मेरा ये कहना है कल महाशिवरात्रि आ रही है अपनी, और महाशिवरात्रि 4 अहोरात्रि हैं, जिनमें एक महाशिवरात्रि की रात्रि भी अहोशिवरात्रि कहलाती है। तो हम क्यों ना सभी मिलके पवन सर के लिए रात्रि में महामृत्युंजय का अनुष्ठान करें। यानी 11 मालाएं महामृत्युंजय मंत्र की उनके लिए, उनके नाम से संकल्प लेकर उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र की माला करें। उनको जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो और कभी ऐसी तकलीफ उनके लिए ना लो। ये मेरी उनसे प्रार्थना है, सभी लोगों से प्रार्थना है। उनके कल की रात्रि अपन 11 बजे के बाद और 11 से 1 तक बीच में जो मध्य रात्रि रहती है, उसमें सभी मिलकर उनके लिए अब 11 मालाएं महामृत्युंजय मंत्र की उनके लिए करें। और अपने लिए भी उनकी उसी रात्रि में अपने लिए भी हम उसमें ये माला और कर सकते हैं। जैसे बम बीज मंत्र है, बम बीज मंत्र है पूरे वायु का और पूरे शरीर का वो शोधक है। वो बम मंत्र की माला यदि अपन महाशिवरात्रि में या ये अपने होली की रात्रि में या दीपावली की रात्रि में यदि 1.25 लाख मालाएं यदि एक रात में एक बैठक में यदि अपन करते हैं तो अपने लिए कभी वायु की तकलीफ नहीं होती। ये मेरा प्रत्यक्ष वो अनुभव है मेरा पूरा, क्यों मैंने खुद ने किया है। क्यों वायु की तकलीफ उससे नहीं होती, उसके लिए अपन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम प्राणायाम जो कर रहे हैं, अनुलोम विलोम जो कर रहे हैं, तो अब जैसे अपन अनुलोम विलोम अभी जैसे यादव जी कर रहे हैं, अनुलोम विलोम ये दिख रहे हैं, तो अपने जो स्वस्थ हैं उनके लिए अनुलोम विलोम ठीक है। यानी 2 सेकंड में 1 सेकंड में सांस ली, 1 सेकंड छोड़ी, 2 सेकंड में फिर छोड़ दी। मगर यदि कोई व्याधि अपने शरीर में है, उसके लिए अनुलोम विलोम की लंबी प्रक्रिया है। उसके लिए जैसे अपन ने सांस लेना है तो 5 से 7 सेकंड तक सांस को अच्छा खींचे, अच्छा उसका जो सांस खींचे उसका असर अपने मस्तिष्क पर जाए और फिर रोकें उसमें 5-7 सेकंड, उसको रोकें 5 सेकंड और फिर दूसरे छोड़ें गहरी दबाव के साथ। ये यदि आधा अपन 15 मिनट भी यदि करते हैं तो आप अभी अनुभव कर सकते हैं। यदि किसी को तकलीफ है इसमें, जो हाथों में झंझनाहट है, हाथ में वो कड़कपन है, तो अभी तुरंत आपको अब भी लाभ प्राप्त होगा यदि ये करेंगे। ये 15 मिनट ये भी आप अवश्य करें, ये बहुत जरूरी है। प्राणायाम हम जो कर रहे हैं अपन स्वस्थ हैं इसलिए कम अवधि में कर रहे हैं। यदि किसी को तकलीफ है तो ये प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि पवन सर को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ दें और कल हम सब मिलकर के उनके लिए एक अनुष्ठान करें, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करें 11 बजे रात्रि के बाद। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपने बढ़िया सुझाव दिया। कल हमने जो है 21 मालाएं महामृत्युंजय, 21 मालाएं गायत्री मंत्र, 21 मालाएं और नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा, कौन सो काज कठिन जग माहि जो नहीं होए तात तुम पाही, और तमाम चीजें करके और लगभग 108 माला जो है 108 आहुति जो है अपने गुरु मंत्र और इष्ट सबको ध्यान करके जो है किया। और आपने एक चीज और कहा है, जैसे कल महाशिवरात्रि, हम सब लोग जो है 11 माला महामृत्युंजय मंत्र से आदरणीय पवन कुमार जी के लिए और शेष अपने लिए जो भी करना है अनुष्ठान करें।
दूसरा आपने कहा है कि प्राणायाम में अनुलोम विलोम का जो आपने कहा है कि इसका परिणाम तुरंत दिखता है। क्या है, हम प्राणायाम जो है अनुलोम विलोम सही नहीं कर रहे हैं या पूरे समय नहीं कर रहे हैं, जितना हमारा पैकेज होना चाहिए। जैसा आपने कहा है कि 15 मिनट, मैं कहता हूँ भाई जी 15 मिनट का आधा घंटा करिए, बिल्कुल आराम से सांस को खींचिए, पूरी सांस जब खिंच जाती है तो मैं तो कहता हूँ भाई जी 20 से 30 सेकंड लगते हैं इसमें, कम से कम 20 से 30 सेकंड सांस खींचती है, फिर उतना हम रुक जाएं, ज्यादा है तो दोनों नाक बंद कर लें, नहीं अगर रुक सकते रुक जाएं, और फिर जो है वापस धीरे धीरे उसको छोड़ना है। ये प्राणायाम अगर जैसा आपने कहा है करेंगे और ये करने के बाद फिर रुक जाएंगे और फिर जो है इससे खींचेंगे, और उसमें समय वही 20 से 30 सेकंड आने का, 20 से 30 सेकंड छोड़ने का, 20 से 30 सेकंड रोकें। तो इतना अगर हम करेंगे तो इसका परिणाम दिखेगा, और ये रोज करना है और सब भाई बहनों को आधा घंटे करना है। 2 विषय हो गए भाई जी। आज योगाहार कार्यक्रम में तेल रिफाइंड नहीं लेना, दूसरा प्राणायाम कम से कम 15 मिनट, अधिकतम आधा घंटे, हर हालत में लंबी गहरी सांस के साथ, लंबी गहरी छोड़ने के साथ रुक करके ये नाड़ी शोधन की प्राणायाम करना है जी। तीसरा भी अशोक पटेल जी ने हैंडल किया है, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। जी ओम, सदन को नमन। मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ साहब, थोड़ा सा बता दो क्या हो गया एकदम से। मैं थोड़ा वो चूंकि आदरणीय पवन कुमार जी यात्रा तो करते ही रहते हैं, गाड़ी में जाना, उधर जाना, इधर पूरा, चूंकि कृषि के क्षेत्र में उनका पूरा वो है, तो उनका जो खान पान रहता है वो एक अरे तो हुआ टाइम क्या ये पूछ रहा हूँ, वो तो सब मालूम, हुआ क्या, हो क्या गया वो तो मैं सब समझ जाऊंगा, वो चीज हुआ क्या ये पूछ रहा हूँ। उनको एक जो है हाथ पैर जो है सुन्न हुआ था, और उसमें जो है हार्ट में उसका प्रॉब्लम आई कुछ ऐसी, अभी कोई ज्यादा वो जानकारी नहीं है। वो समस्या आई कि उनको हॉस्पिटल में दिखाना पड़ा, और हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया। अब वो जब अभी बाहर उससे आ गए हैं, तो अब वो उनके भैया से चर्चा हुई थी हमारी, बोले वो ठीक है और डॉक्टर को दिखा दिया है। अब वो जब 1-2 दिन में बात करेंगे तब अपन उनसे जानकारी करेंगे क्या क्या होगा। लेकिन जो रंजना जी ने बताया, उनकी बात हुई थी कि मेरे हाथ में जो है सुन्नपन आ रहा है एक तरफ, और जो है मैं अस्पताल जा रहा हूँ, ये जानकारी मिली थी। तो उसका हो सकता है हार्ट पर उसका प्रभाव हो या जो भी, तब तो लकवा वहाँ रहे। कहता है, लकवा रहता है ना, वो तो लकवा एक हाँ, तरह जो भी लकवा रहता है, या हार्ट का साइलेंट अटैक भी कह सकते हैं उसको। तो अभी ये अभी अभी हॉस्पिटल में है, कहाँ है वो? हाँ, देहरादून हॉस्पिटल में। चलो ठीक, हाँ मतलब वो ठीक हो जाएंगे, कुछ मतलब मैं एकदम हाँ, से मैं नहीं नहीं, घबरा क्या गया। है, कल आईसीयू में रहे हैं, आज वो शाम को मतलब वार्ड में आ गए थे, तो नहीं नहीं, हो जाएंगे धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, वो आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वो नहीं। ठीक ठीक। तो ये इस पे हम सबको अब जो है चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं, अ, चिंतन यही करना है अपने को, जैसे अपन इस क्षेत्र में हैं सभी लोग, तो सबसे पहले तो अपना ही स्वास्थ्य वैज्ञानिक तरीके से स्वास्थ्य ठीक करें। ये नहीं कि कोई चीज अपन ने उसका प्रमाण होना चाहिए व्यवस्थित कि हाँ अगर अपन लोग अगर बीमार होते हैं जो योगाचारी लोग, तो उसका समाज में गलत असर जाता है। तो सबसे पहले निरोगी काया खुद की करो, फिर माया, बाद में माया। अब माया के चक्कर में क्या है, ये आजकल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ये सोशल मीडिया का समय ये आ गया है, और कई चीजें ऐसी आ गई कि आदमी को 1 मिनट की फुर्सत नहीं, वो भगम 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 करके खुद का ध्यान नहीं रखता है। और वही तो कहता हूँ कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। मतलब अब जैविक खेती का भी ऐसे ही हो रहा है कि भाषणबाजी खूब हो रही, कर कोई नहीं रहा, और शुद्ध चीज नहीं मिल रही, किसी आदमी को शुद्ध चीज नहीं मिल रही, तो उसके कारण ही तो ये सब चीजें हो रही। और रही बात यह कि इनका प्रवास रहता है, तो प्रवास के कारण क्या है कि उनको चीजें व्यवस्थित मिल नहीं पाती, तो उसके कारण भी ये सब है। जी ओम, तो ये समस्या एक विकट है। तो पहले सब अपना अपना ध्यान रखो व्यवस्थित तरीके से, भले 2 घंटा, लेकिन उसको व्यवस्थित तरीके से, और उसको आप जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस चीज से सब जुड़े हुए हैं, वो एक पैकेज अपने लिए व्यवस्थित बनाओ। नहीं पता लगे अपन समाज को दिशा दे रहे हैं और अपना ही गड़बड़ हो रहे, तो वो हंसते हैं सब लोग। जी ओम, धन्यवाद। धन्यवाद अशोक भैया। अशोक भैया ने जो प्रस्ताव दिया है, आज हमें योगा कार्यक्रम में वही प्रस्ताव जो है पारित करना है।
हमें हमारा समय बना लेना है। हमें जो 2.5 घंटे का हमारा समय है उसको एक निर्धारित चार्ट बना करके कैलेंडर बनाना है कि हमें 5:30 बजे से 6 बजे तक क्या करना है, 6 बजे से 6:30 बजे तक क्या करना है, और 6:30 से 7 तक क्या करना है, और 7 से 8 बजे में हमें क्या क्या करना है। ये हमारा चार्ट बना रहेगा, उसी के अनुसार चलेंगे। जो जिस भी हम योग शिक्षक को बुलाएंगे, जो करना चाहता है उसको बता देंगे कि हमें इतने समय हम ये काम करेंगे, आपको ये कराना है, बस उसमें यही रहेगा। क्योंकि नहीं तो फिर, और हम सब लोग जो है फिर वीडियो कॉल करके कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पैकेज, जैसा अशोक भैया कहते हैं, पैकेज तो होना चाहिए। अगर पैकेज नहीं है, कोई थोड़ा थोड़ा किया तो वो जो है फिर जो है वो नहीं करते उसके साथ, और फिर धीरे धीरे दूर हो जाते। जी, मैं दिनेश जी आदरणीय पवन कुमार जी के उनसे, भाई साहब से और संवाद हुआ है, और आदरणीय दिनेश जी से हमारा संवाद हुआ था। मैं उनको चाहूंगा कि वो आए और अपना मार्गदर्शन और चर्चा जो आज स्वास्थ्य को लेकर के चिंतन चल रहा है, इस पे अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय दिनेश जी से बात। जी, आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद। सदन के आदरणीय सदस्यों को सादर प्रणाम। और चर्चा चल रही है स्वास्थ्य पे। आदरणीय पवन कुमार सर का स्वास्थ्य अब अच्छा है, और ये बात आदरणीय भ्राता से बात करके ही मालूम हुई। मैं कल रास्ते में था, जा रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि वो तो अभी व्यस्त हैं, यानी आदरणीय पंकज कुमार जी, उनके भाई साहब, तो उनसे मिलना तो नहीं हो पा रहा था इसलिए। और पवन सर भी दिन तक तो आईसीयू में थे। फिर शाम शाम को मैंने फ़ोन किया तो बोले कि हाँ, आप वो लगभग यानी कोई 6 बजे आस-पास वो जनरल वार्ड में आ गए हैं। अभी डॉक्टर ने कहा है कि वो बात नहीं करेंगे, फ़ोन पे भी बात अभी 2-3 दिन बाद ही हो पाएगी, और अन्य लोगों से भी बात नहीं करेंगे, यानी स्वास्थ्य कंप्लीट रेस्ट कहा है। तो शायद कल तक यानी शिवरात्रि तक वो घर आ जाएँगे, ऐसे है। और आज जाने का है वहाँ पे, लेकिन अभी सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज यहाँ पे जो जॉली ग्रांट हॉस्पिटल है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, वो कन्वोकेशन प्रोग्राम है, तो फिर आना-जाना थोड़ा बाधित रहेगा, ऐसे कुछ कहा है उन्होंने। लेकिन कहा है कि सभी सदस्यों को, सभी साथियों को, सभी शुभचिंतकों को ये मैसेज दिया जाए कि वो पूर्णतः स्वस्थ हैं, बस उन्हें थोड़ा रेस्ट करना है, और फिर 2-3 दिन बाद वो सभी के सामने अ, योगाहार में वार्तालाप करेंगे। और साथ ही जो बात ये आई है कि हाँ, वो उनको हृदय में यानी जो हार्ट में थोड़ा स्ट्रेस आ गया था, जो तनाव होता है, तो समय रहते वो समझ गए थे, और वो एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। तो ये अच्छी बात है कि अब वो स्वस्थ हो चुके हैं। अब कई तरह की शारीरिक बातें हैं, व्याधियाँ हैं, और जैसे आदरणीय सभी सदस्यों ने बात रखी है। बात ये है कि हम प्राणायाम का अर्थ हम अपने पूरे शरीर को अच्छे ढंग से प्राणों से मजबूत करें, और अ, ऑक्सीजन खूब लें, और हमारे रग-रग में ऑक्सीजन बस जाए। जहाँ तक हम प्रयास करते हैं कि हम प्राणायाम करें और श्वसन अच्छे ढंग से करें, लेकिन दूसरी बात दिन प्रतिदिन सामने आ रही है कि जैसे आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब ने भी कहा है कि जो हमारी भोजन की व्यवस्था है बहुत ही कठिन होती जा रही है। भोजन वही शुद्ध है जो हमारे पास उग रहा है, और बाजार का चाहे तेल से लेकर के कोई भी पैकेज्ड जो बोतल बंद हो गया है, वो हमारे कितना ही हम प्राणों के आयाम को स्पष्ट कर दें, तो सुदृढ़ कर दें, लेकिन पैकेज फूड्स जो किसी बोतल में, किसी प्लास्टिक के डिब्बे में, किसी थैले में बंद हो चुका है, वो साथ में ज़हर का कुनबा भी हमारे घर में ला रहा है, हमारे शरीर में ला रहा है, ये बात निश्चित है। अब जिस तरह से एक प्रत्येक व्यक्ति अपनी साँस स्वयं लेता है, उसी तरह से वो अपने भोजन की सुव्यवस्था स्वयं देखेगा तो वो स्वस्थ रहेगा, ये बात सामने आ रही है। कई अध्ययन भी और बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आ रहे हैं। हमारे खेत में उगी हुई सब्ज़ी हमें मालूम है कैसे उगी है, हम उसे उसे खाएँगे तो हमारे
अगर स्वास्थ्य खराब भी रहेगा, कितना खराब भी रहेगा, वो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन बाजार से, दुकान से और दुकान, अब तेल की चर्चा हो रही थी, अब सरकार ने भी एक खुली छूट दे दी है कि हम जो सरसों का तेल है उसमें पाम ऑयल भी कुछ % मिला सकते हैं। तब ये बात सामने आती है कि जो हमारे घर गाँव के आस-पास जो छोटे-छोटे कोल्हू हैं या घानी है, जहाँ हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि या खुद भी निकाल सकते हैं उसमें जाकर के तेल, वो तो स्वच्छ अच्छा ही ह होगा। लेकिन हमने बड़े व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए इतनी मिलावट इसमें पाई है, देखी है, ये बहुत कठिन होता जा रहा है। जहाँ तक रिफाइंड की बात है, तो मुझे याद है अभी 5 साल पहले, 10 साल पहले तक यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी कहते थे रिफाइंड खाओ। अब ये कितनी भ्रांति को बेच रहे थे डॉक्टर्स भी कि रिफाइंड जो कि इतना जहरीला है, वो खुद रिकमेंड कर रहे थे कि आप रिफाइंड खाओ। हालाँकि धन्यवाद है उन लोगों का जिन्होंने ये बातें सामने रखी कि रिफाइंड कितना, और रिफाइंड के साथ-साथ अन्य भी जो खाद्य पदार्थ हैं कितने घातक हैं, जो कि मिलावटी हैं। लेकिन ये बात निश्चित है कि अगर योगाहार का अगला पड़ाव, जैसे बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, इंडिविजुअली चल रहे हैं, योगाहारी सदस्यों के माध्यम से चल रहे हैं और जिनकी पहुँच सरसों के तेल, मूँगफली के तेल, तिल के तेल तक है, यानी जो उत्पादन करते हैं और जो प्रोसेस करते हैं, तो अगर वो स्वयं या लोकल लेवल पे, मोदी जी ने बड़ा अच्छा सूत्र दिया लोकल फॉर वोकल। अगर गाँव के एरिया में, बाज़ार एरिया में कम परिधि में या 100 किलोमीटर के एरिया से ही हम उत्पादन और उपभोग करें तो हम स्वस्थ रहेंगे। जिस तरह से हम प्राणों को, एक व्यक्ति ज़िम्मेदार है प्राणों के आयाम के लिए, उसी तरह से एक व्यक्ति ज़िम्मेदार है अपने भोजन के लिए और एक अपने परिवार के भोजन के लिए। तो ये बहुत बड़ी महाभारत है, मिलावट का, और उस शरीर में जमा हो रहा है ज़हर और हम अस्वस्थ हो रहे हैं और कोई भी इस चपेट में आ सकता है, ये बात निश्चित है। लेकिन हाँ, ये है कि हमारे आहार व्यवहार के साथ जो हमारा व्यायाम है, हमारे योग है, ये व्यवहार शारीरिक व्यवहार है, जीवन का व्यवहार है। लेकिन उसके साथ-साथ आहार का शुद्ध होना, और ये 1 साल का असर, 5 साल का असर नहीं, ये कई-कई वर्षों का असर हमारे शरीर पे एक तरह से डिपॉज़िट होता रहता है और उससे हमारी जो है स्वास्थ्य तंत्र अच्छा भी रहता है और थोड़ा बिगड़ भी जाता है, ये बात निश्चित है। लेकिन हम इसका ख़्याल रखेंगे और इसी क्षेत्र में, क्योंकि हमने योग और आहार को लेकर के आगे बढ़े हैं, कुछ सफलताएँ भी पाई हैं। लेकिन चुनौतियाँ भी हमारे सामने स्पष्ट दिख रही हैं। ये हमारे लिए नहीं, ये सभी जगह पूरे ज़माने के लिए, विश्व के लिए चुनौती है कि इस पे हम संभवतः इस पे अ, सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ कि हम आदरणीय पवन कुमार सर को जल्दी ही इस शिवरात्रि के बाद उनके मार्गदर्शन में हम नए सत्रों का आह्वान करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। और क्योंकि आपने बड़ा अच्छा समाचार दिया है और अपनी जो आहार के ऊपर और प्राणायाम के ऊपर आपने जो मार्गदर्शन दिया है, वो बहुत ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। बस हमें अपनाना पड़ेगा। अब हम जो अपनाएगा वो स्वस्थ रहेगा और जो नहीं अपनाएगा वो उसको कभी ना कभी कोई कष्ट आ सकता है, इसलिए हमें जागरूक रहना है। अशोक पटेल जी ने दोबारा हैंडल्स किया है, तो उनका जी कोई ओम, बात होती जी। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आप सब लोगों को। आप सब लोग थोड़ी 2 मिनट, बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको सुनो और उसको उसको इम्प्लीमेशन करने के लिए मेरे को पूरा सहयोग देना। आपकी भगवान की कृपा से जो अपन ये सब चीज कर रहे हैं, योगार में भी बहुत चीज देख रहा हूँ इधर उधर के लोग सर्टिफिकेशन भी ले लेते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो चीज शुद्ध नहीं मिल रही है बाजार में। वो नाम से कागज में आपने दे दिया कि भाई जैविक खेती कर रहे हैं, उस आधार पर कर रहे हैं, लेकिन वो
देखा नहीं कि वो दिक्कत है, वो शुद्ध चीज नहीं मिल रही। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपन कच्ची घानी का तेल हो, दाल हो, सब्जियां हो, ये अपन योगहार का पूरा ग्रुप ही ऐसा मार्गदर्शन दो कि अब मैं मतलब मेरे को रास्ता बताओ। मैं 10 एकड़ जमीन पूर्ण रूप से इसके ऊपर समर्पित करना चाहता हूँ। मेरे पास गौमूत्र भी पर्याप्त है, गाय, देसी गाय, ये वो सब है। तो आप अगर अगर कहते हो तो अपने लिए उसमें लाभ हानि का कोई नहीं, लेकिन एक पवित्र और वैदिक चीज जिस प्रकार सभी चीज जो वैदिक और पवित्र हो, बिल्कुल 100% कहीं से कहीं तक नहीं, सब्जियां भी उसमें। तो ऐसा मैं करने के लिए तैयार हूं। आपका अगर सदन का इसमें मार्गदर्शन और व्यवस्थित एक दिशा मिलती है कि अपन इस प्रकार करें, तो मैं करने के लिए तैयार हूं। अपने पास साधन है और आर्थिक रूप से भी मैं सक्षम हूँ ये सब चीज करने के लिए, आप सभी के लोगों के स्वास्थ्य के लिए। बस आपका एक व्यवस्थित मार्गदर्शन हो और कोई आदमी ऐसा व्यवस्थित करवा ले। सब चीज धन अन लगाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। अगर आपकी ऐसी अगर मंशा हो तो मैं पूर्ण रूप से 100% शुद्ध और पवित्र चीज किस प्रकार जो अपन अपने परिवार को खिला सके, अपन खा सकें, सब्जियां भी हो जिसमें, और अपन स्वस्थ रह सके। तो ऐसा मेरा विचार है। अगर आप लोग सहयोग दोगे तो ये सब मूर्त रूप में हो जाएगा। इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन एक ये ऐसी चीज के 100% शुद्ध यानी शुद्ध वो मिलना ही है। बाकी क्योंकि इसमें बाकी जो ताम झाम झमेला है, झमेला में कागज में आप उसको कर लेते हो, लेकिन हकीकत में वो जैसे हमारा होशंगाबाद जिले में जैविक 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 ले 2-4 किसान मुश्किल से है, बाकी सब फर्जीवाड़ा है 100%। क्योंकि वो मैं देख रहा हूँ ना प्रैक्टिकल में, तो एक एक चीज सब प्रैक्टिकल है। नी पैदा होते अभी सोना मोती गेहूं लगाया मैंने, उसकी तित्ती सी उम्मी है अभी लगाया। तो वो नी होते हैं खूब डाल लो तो भी, क्योंकि उनमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कुछ न कुछ लोग डालते हैं जब ये सब चीज है। तो ये मेरा विचार है जी। आपका सभी का मार्गदर्शन मिले और आप सभी का सहयोग मिले तो ये आप और सब अपने सबके स्वास्थ्य के लिए ये तप और तपस्या में करने के लिए तैयार हूँ जी। ओम धन्यवाद। जी जी, बहुत धन्यवाद अशोक जी। आप तो हमेशा आपने जो है जो चर्चा की है उसको अपने जीवन में उतारा है और वो करके दिखाया है। पुराना इतिहास है आपका कि आपने जैविक की, जब हमने भोजन की चर्चा की तो आपने अपने बेटे की शादी में पूरा जैविक भोजन परोसा गया और वैदिक रीति रिवाज से कराया। आपने 10 एकड़ जमीन का जो बात कही है कि उसमें अपन तैयार करेंगे, एक टीम नर्मदापुरम की बनाते हैं। ऐसे हर जिले में, जैसे टीकमगढ़ में मैं हूँ, अन्य जिलों में नर्मदापुरम की एक टीम बना करके एक जगह जो है वो सब्जी और अनाज और यहाँ तक कि गाय पालन भी, ताकि दूध, तेल और दाल और सब्जी अपने परिवार को, उन्हीं को जो है अपने हर परिवार के सदस्य बन जाए, उनके यहाँ जाएगी। और ये सारी चीजें इस पर मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और इस पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज पवन सर जी का सुना तो कहीं मन विचलित हुआ, दुख भी हुआ। तो क्या हुआ? तो वो इतने संयम से रहने वाले और हनुमान जी के भक्त, ऐसे उन्हें कुछ होगा नहीं। माँ गायत्री से प्रार्थना है कि वो जल्दी से स्वस्थ हो में, और बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। परम पूज्य गुरु जी से आज उनके लिए हम लोग यज्ञ करेंगे, तो बहुत जल्दी वो स्वस्थ होकर आएंगे और फिर से सदन में वही गूंज, उनकी वही आवाज, वो सब गूंजेगी, ऐसे पूरा विश्वास है। खाने का रहा तो अशोक भैया ने बहुत अच्छी बातें रखी। मेरा अपना यह है कि जो चीज आप खा रहे हैं सिर्फ कहाँ से आ रही वहां तक जाएं। कई बार सदन में चीजों को उठाया हम लोगों ने, जो भी चीज आप खा रहे हैं उसकी वहां तक तो जाए जहां से वो आ रही है। सिर्फ इतना आप कर लें कि जो चीज जहां से आ रही है, एक बार उस गेहूं उत्पादित करने वाले किसान से रूबरू हो लें आप, एक बार उस सब्जी वाले के घर पे बैठ के एक कप चाय पिए, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी। हकीकत में जाएं, ये वहां हो जाएगा, कर लेंगे, ये कहीं पॉसिबल नहीं है। टाइम की धीरे धीरे कमी हो रही है। इस कमी को देखते हुए अपने जो खेत हैं स्वयं के छोटे छोटे, या नहीं है तो 1 एकड़ लीज पे 50,000 में लीज पे मिल जाता है। भाई 5 कुंटल गेहूं होगा आपका एक लीज पे, आप अगर ले भी लोगे, लेकिन आप अपने खुद के विश्वास का खाना खाइए।
खुद का मन, आप अगर किसी से लेंगे तो आपका मन विचलित होगा, कहीं ना कहीं मन में ये रहेगा। तो आप खुद क्यों नहीं, अपने जीवन से बड़ी क्या चीज है, मुझे तो नहीं लगती ऐसी कोई चीज शायद जीवन से बड़ी है जिसे आप क्यों नहीं कर पा रहे। मेरा तो ये है कि अपना अपना एक एक एकड़ में शुद्ध उगामे उखामे। पहले से ही मैं कहता हूँ, जहाँ से दूध आ रहा है उस गाय माता को एक बार छू के देखें आप। जिस गाय माता का आप जीवन भर दूध पी रहे हैं, उस गाय माता के पास तक क्यों नहीं जाते आप? अरे भैया, मुझको एक एक एकड़ में कोई नहीं करता, कोई नहीं तुपता, वो बहुत खतरनाक खेल है ये पूरा। मेरा मतलब है एक आदमी कोई से व्यवस्थित करवाओ, जिसके पास पूरा साधन है, और उससे लियो तो है वो एक अरे एक एकड़ भैया, कहते। इसका उसको इतना टाइम, समय ही नहीं है, उसको समय ही नहीं है इतना। आदमी आजकल इतना बिजी है। 50-50 एकड़ हमारे उसमें बड़े बड़े किसान है, उनने करके देखा, वो भग गए पूरे वापिस। रसान मनोज पटेल का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पैदा ही नहीं हुई उसने, उसके पास पूरे साधन थे। आखिर में औलाद ने की हमको भूखा मार दोगे, तो उसने पूरी खेती उनको दे दी। शायद एक आध एकड़ में नहीं, 100 50 60 एकड़ में उसने कर ली थी। ये मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ एक एक चीज। तो कुछ मत चक्कर में पड़ो, किसान को एक कोई पूरा सहयोग दो किसी को भी, और उससे सब सामान ले लो तो शुद्ध मिल जाएगा। जी ओम। जी जी, नहीं बहुत अच्छा है। कुछ चीजें अगर ऐसी होती है तो वो भी बहुत अच्छा है। विकल्प जितने भी अपन चुने, बिल्कुल ऐसे पारदर्शिता वाले हों, और ऐसे बीज है। कोई ऐसी संस्थाएं भी, ऐसा नहीं है जैसे आप केबी के बनखेड़ी से अगर गेहूं खरीदेंगे तो शुद्ध मिलेगा, बकायदा लिखा हुआ है उसमें कितने लीटर जीवामृत डला, कितना चीजें डला है। आज हमारा पूरे इंडिया में अगर देखे जाए तो बनखेड़ी का जो केबी के है वो सबसे शुद्ध दे रहा है, और उसकी रिपोर्ट भी है, और वहां पे लिखा भी गया है कि एक गेहूं के अंदर कितना जीव अमृत डाला गया, कितना गो अमृत डाला गया, कैसे किया गया, सारी चीजें हैं। 5,000 रुपए कुंटल में वो बीज देते हैं आपको, या आप खाने का गेहूं आप लेना चाहें तो वहां हमेशा मिलता है। ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे आप पूरा विश्वास कर सकते हैं। आज बनखेड़ी की संस्था पे आप पूरा विश्वास कर सकते हैं। वहां का, वहां की जितनी भी चीजें आ रही हैं इतनी प्योर आ रही हैं कि अभी उसकी जो लैब टेस्ट हुई तो उनको सीधा फॉरेन से अभी लाइसेंस मिलने वाला है कि वो डायरेक्ट सप्लाई करेंगे। इतना प्योर उनकी हर चीजें निकली हैं। तो ऐसी संस्थाएं भी हैं भारत सरकार की जो करके दिखा रही हैं और कर रही हैं, और उस आधार पे गेहूं पैदा हो रहा है। बनखेड़ी में वो 10 से 12, जो उनका जैविक है, इस बार भी उनका 12 कुंटल एवरेज आया, पर उनका हजारों लीटर गो अमृतम का विधिवत स्प्रे है। हजारों लीटर वो डाल रहे हैं, उनकी पाइपलाइन है बकायदा। गोबर को जो खेतों में जो सैलरी है वो डालने की है, 4 इंची लाइन हर एकड़ में लगी हुई है। वो जब अपना खोलते हैं तो पूरा खाद हर एकड़ में जाता है बकायदा। तो वो बहुत विधिवत, बहुत अच्छा वो है। तो उसको आप वो देख लें, और बहुत बढ़िया वो है। तो उसका जो है जी ओम, बस मैं इतना ही कहना चाहता जी, था। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद भैया। आपने जो सुझाव दिया है कि ये हम जो है जैसे किसी दूध डेयरी पे जाते हैं और दूध लेने जाते हैं, उनसे कहें अपन दूध किससे ले रहे हैं, वो नाम बताएंगे दूध वाले का, इस गांव का दूध वाला है, किस गांव का, इस गांव का, और आप उसके यहाँ जाएं देखें कि दूध वो कहाँ से लाता है। ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हैं। और जैसा अशोक भैया ने कहा है, एक तो सामूहिक रूप से जिनके पास व्यवस्था नहीं है जमीन की या करने की नहीं है, वो एक जगह सहयोग करके और वहां अपने जो है लगा करके किसान और वहां खेती करा सकते हैं। दूसरा तरीका, किसान अपने खेत पे स्वयं अपने पे डिपेंड हो। ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं। और जैसा मैं अभी हरिद्वार गया तो सिद्धे आचार्य जी ने कम से कम आधे घंटे का चर्चा की कि हमने जो है जीवर एक्सप्रेस पर लगभग उनका 350 एकड़ जमीन है वहां पर पतंजलि की, और वहां पर उन्होंने कहा कि मैं सब्जी का मॉडल तैयार करना चाहता हूं और एनसीआर दिल्ली में वो सब्जी की सप्लाई कराना चाहता हूं, पूरा जैविक। तो ये इसके लिए मैंने आज शरद भैया से भी चर्चा की थी शायद, और रघुवंशी जी से भी की थी, अन्य लोगों से भी की थी कि उन्होंने कहा है कि मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो वहाँ का मैनेजमेंट देख सके, और वो अभी 10-20 एकड़ से शुरू करे, और इसके बाद दुबे जो जी, जितना। मिनिस्टर एक दुबे जी हैं, एग्रोनॉमिक्स हैं जी वो आपसे मिलना चाहते हैं, भोपाल के हैं, मैं आपसे मिलवाता हूँ। ठीक ठीक ठीक। वो जेबिक के तो ऊपर उनकी डॉक्टरेट भी है,
जी और वो एक दो जगह फॉरेन के फॉर्म पे भी वो अपनी सर्विसेज देते हैं, जी तो आपके उनसे मैं मुलाकात कराता हूँ। ठीक। तो ये जो है आगे अपन को अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था बना करके और आगे बढ़ना है। अब आदरणीय अभी दिनेश जी सेमवाल जी ने हैंडल किया, कोई विशेष वो हो तो बताएं, फिर डॉक्टर किशोर दवे जी को बुलाता हूँ। जी दिनेश जी। जी आदरणीय, मैंने हैंड रेस इसलिए किया था आदरणीय वर्मा सर की बात से प्रभावित होकर किया था कि वास्तव में हम खुद ही उगाए आदरणीय, जैसे पटेल जी कह रहे थे। इस समय हमने अपने किचन गार्डन में बहुत सारी जैव विविधता सब्जी वाली और नेचुरल व्यवस्था रखी, और इसमें बहुत जो पालक हैं, 2-3 तरह के पालक, लेकिन जंगली पालक इस समय हमने लगाया, और इसकी जो पौष्टिकता है बहुत ही सुंदर है। इसके साथ-साथ हमने जो आलू लगाए थे, तो आलू के साथ-साथ कुछ गोभियाँ भी लगाई, और दोनों तरह की या 3 तरह की गोभियाँ, एक ये पत्ता गोभी, यहाँ से आलू हट चुका है और यहाँ फिर इसको स्थान मिला है साथ-साथ में बंद गोभी को। उसी तरह साथ में हमने जो बंद गोभी है और ब्रोकली है और कुछ पत्ते वाली गोभियाँ हैं, तो साथ में मटर है, तो इसमें भरपूर सब्जियाँ योगाहार की प्रेरणा से पिछले वर्ष की अपेक्षा इस समय हमने जैव विविधता पे ध्यान दिया, और जितनी भी तरह की पत्तियाँ हरी सब्जियाँ वगैरह हो सकती हैं, तो यानी पूरा घास उगा दिया हमने। तो यही मैं कहना चाह रहा था, और इसी बात के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद दिनेश जी, बढ़िया मस्त, यही करना है अपन को। अब मैं डॉक्टर किशोर दवे जी को सादर आमंत्रित करता हूँ आया अपने मार्गदर्शन। धन्यवाद अमूल्यलाल जी। सबसे पहले तो हमारे पवन सर का स्वास्थ्य अच्छा जल्दी से जल्दी हो जाए, इसके लिए हम सबकी प्रार्थना हो रही है, तो हम भी प्रार्थना करते हैं उसमें। दूसरा जो चर्चा चल रही है उसमें 2-3 बिंदु जो बहुत महत्व के, ऐसा मुझे लगता कि ये ठीक है, पटेल साहब ने बोला, बाकी लोगों ने बोला कि सामूहिक करो, ये करो, जैसा जैसे जिसकी परिस्थिति है वहां से करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए। इसके साथ में एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए कि हमारे परिचित जो किसान है उनसे अगर हम लेते हैं, और उनसे अगर जो गेहूं है, दाल है, चावल है लेते हैं, तो उनका भी मार्केटिंग का कुछ ना कुछ हम हिस्सा बन जाएंगे, तो उनको भी अच्छा होगा। तो वो भी एक ऑप्शन रखा सकते हैं। मैं जो 2 बिंदु पे बोलना चाहता हूँ, एक तो तेल की कमी करना है, तो मार्केट में एक फ्रायर आया है, जैसा उसमें एक 5-6 हजार का मिल जाता है, 3-4 हजार से भी अलग अलग फ्रायर, जिसमें कम तेल से चीजें बनती है। हमारे मित्र ने कल ही मेरे को बताया कि उसमें समोसा भी, अगर घर में समोसा है तो समोसा को ऊपर से सिर्फ तेल लगाओ, तेल में डालने की जरूरत नहीं है, ऊपर से सिर्फ तेल लगा दो, और तेल लगा के ब्रश से और उसमें रख दो, तो समोसा भी खाया जा सकता है। ऐसी कई सारी चीजें हैं कि जिसमें तेल में डुबा के तलने की चीजें नहीं है, तो ऐसी चीजें जो है तो वो फ्रायर में अगर हम रखते हैं तो कम तेल का, यानी 2% 3% ही तेल लगता है, और ऐसी तेल का जो प्रभाव हो रहा है, दुष्प्रभाव हो रहा है, इससे हम बच सकते हैं। एक दूसरा बिंदु है कि आज भी मतलब कल ही हमारी एक मीटिंग में चर्चा हुई कि पहले हमारे बचपन में जैसा दाल और चावल करते समय अलग अलग बर्तन में करते थे, और ऊपर में छाछ आती थी, ऊपर में फेस आता था, तो वो फेस जो है उसमें कई सारे केमिकल्स है, वो निकल जाते हैं। एक सज्जन बोल रहे थे कि वो यदि हम तकनीक अपनाएं कि कुकर के बजाय अब उसमें अलग से दाल और अलग से हम चावल रहे, तो उसमें जो क्या इंसर्टेड केमिकल्स है, अंदर जो केमिकल्स है वो निकलने में सुविधा हो जाती है। तीसरा है कि कोई भी सब्जियां घर में प्रयोग करते समय, चाहे घर की हो, मार्केट की हो, घर की है तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन सबको संभव नहीं है, तो आने के बाद उसको 2 बार 3 बार पानी से धो कम से कम, और धोने के बाद में, काटने के बाद में, जैसा भी संभव है उसको 15-20 मिनट आधा घंटा पानी में डुबा के रखो, तो उसके जो केमिकल्स है वो निकलने वाले, वो केमिकल्स निकल जाएंगे। ऐसे कुछ चीजें हम कर सकते हैं। अंतिम बिंदु मेरा जो है कि काम कोई भी है, काम केयरफुली करना और उसका स्ट्रेस लेना, ये 2 अलग बातें। अब मुझे उसका एग्जैक्ट हिंदी शब्द नहीं आएगा, यानी
पूरा केयरफुली काम तो जरूर करना है, काम केयरफुली भी करना है, टाइम बाउंड भी करना है, लेकिन थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है तो उसमें हमको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, हमको उसका स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। ये सबसे महत्व की चीज है। अगर हम में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अरे भाई ये होना था, ये 90% ही हो गया, 10% हो गया, मेरे से भी कोई भूल होगी, ये जो गिल्टी कॉन्शियस आती है, माफ करना, मैं अंग्रेजी में पढ़ाता था इसलिए मेरे को अंग्रेजी शब्द ही यूज करने पड़ते हैं, लेकिन एक गिल्टी कॉन्शियस कि मेरे से तो कुछ गलती हो गई है, ऐसा गिल्टी कॉन्शियस लाना, ऐसा स्ट्रेस लाना, उसका तनाव आना, ये बहुत सारे जो हार्ट अटैक है या किडनी फेल्यूर है, इसके कारण होते हैं। हमारा धोरण यदि ऑनेस्ट है, हमारी लगन यदि ऑनेस्ट है, हम प्रामाणिकता के साथ में अगर काम कर रहे हैं, तो हमको पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, भले ही वो 90% हो, 80% हो। हमने कोई जानबूझकर उसको देरी से किया नहीं है। ऐसी अगर भावना रहती है तो चाहे घर का काम हो, बाहर का काम हो, समाज का काम हो, तो वो निश्चित रूप से वो स्ट्रेस नहीं आएगा। और लास्ट बिंदु कि योगा प्राणायाम इसमें जो करना है वो तो जरूर करना है, लेकिन इसमें भी उम्र के साथ में, अब 30-40 साल वाला आदमी जो करेगा वो 50-60 वाला नहीं कर सकता, 70-80 वाला नहीं कर सकता। इसमें थोड़ा वेरिएशन भी होना चाहिए। मैं 2 घंटा ही करूंगा, इतना ही करूंगा, ये वेरिएशन भी थोड़ा सा ये हम करें तो उसका भी स्ट्रेस नहीं आएगा। ये कुछ बिंदु है, ये मैं रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर सुझाव आपने दिया है और ये मार्गदर्शन आपका सदन ने सुना है। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राव जी को, जो उनका हैंडिस था, वो जल्दी यहाँ पे आने जी तैयार है। जी जो मेरा बस यही कहना था कि जो अशोक भैया ने जो बात कही है वो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है और हम सपोर्ट करेंगे और कोशिश करें कि उनसे हम कुछ चीजें तो मंगा ही सकते हैं। जिन लोगों के पास व्यवस्था नहीं है वो लोगों के लिए वो जरूर करेंगे। हम भले ही जो भी जरूरत होगी अशोक भैया से हम फोन पे बात कर लेंगे और जो आवश्यकता होगी उनको आगे बढ़ेंगे। जी ओम। धन्यवाद। और मैं आदरणीय अनिल राय जी। अनम्यूट कर लें। चलिए आदरणीय शिवाजी माने जी। सदन को वंदे गोमातरम। अभी आज की मैं चर्चा सुन रहा था, उसके पहले आदरणीय पवन जी का स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए, ये शुभकामनाएं सदिच्छा व्यक्त करता हूँ। और एक बार बोलिए उनसे, एमआरआई में वो जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसके वो इंजेक्शन देंगे, वो डिजॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद ये इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल जाना ही चाहिए। उसके बाद तो देसी गाय का घृत रहता है उसका नश्य करे, मतलब प्योर देसी गाय होनी चाहिए। अपने एमपी में जो भी कुछ हो आपसे, तो तूप वो बार बार उसमें उंगली डुबा के अंदर से नश्य मतलब अंदर से उसको लगाना है, नाक के अंदर से लगाना है, ऐसा 1 महीना 2 महीना। और वो ब्लड सेल्स है, वो ब्रेन में से सेल्स है, वो ठीक हो जाती है, वहां का ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाता है। इसलिए वो पक्षाघात हो या कोई हार्ट का बीमारी हो वो तो ठीक हो जाती है। बाकी की सब मैं बातें सुन रहा था, छोटे भी बोल देता। ये थिंकिंग लाइन है ना, ये अलग से सोचनी पड़ेगी हमको। हम अब जो भी कुछ है वो मार्केट, स्वास्थ्य, उसके पैरामीटर्स, ये सब पाश्चात्यों की दृष्टि से हमारे इधर देख रहे हैं। ये हम मुझे लगता है कुछ तो हमारी गलतियां हो रही है। हम अपनी पूर्वजों का जो ऋषि मुनि थे उनका वारसा जो हमारे पास है, ज्ञान भंडार है, उसमें से इसको सोल्यूशन निकाले। और उस वैसा सोल्यूशन हमारे आदरणीय मार्गदर्शक कांतिलाल नलगे जी ने निकाला है। जो भी कुछ हो प्रोडक्शन, जो जैसा भी हो वो निकाल के हम गन्ना, अंगूर, सब्जियां और दूसरे भी फल है और वो तेल बिया भी है,
ये सब उगा के रखे हैं। हमारे सदन को विनती है, अपना कोई आपसे जो भी डिटेल संपर्क करने वाला है, पुणे में जो भी कुछ हो, मैं तो पुणे में हुई, लेकिन मैं आपके पास एमपी में नहीं आ सकता, तो वो उनको जाके हम दिखा देते हैं। प्रोसेसिंग भी हमारी ढंग से तैयार करना चाहिए, इसी इसके बाद ही वो डिटेल वो प्योर मिलेगा। वो पूरे देश की अवस्था यह है कि सब बोलते हैं, जो पालेकर जय, वेस्ट डिकम्पोजर्स, गोपाल भाई सोतरिया, ताराचंद बेल जी, ये कंफ्यूजन हो गया है सब थियरी का, इसीलिए वो वापस आ रहे हैं। और दूसरा, जो भी अभी 50 एकड़ की खेती वाले बोल रहे थे, उन्होंने प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्ट रखा था, ये गलत था। मेरी रिक्वेस्ट है, जो स्पष्ट मैं बोल रहा हूं, प्रॉफिट मेकिंग ये अपना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शुद्ध अनाज पैदा करना, दूसरों को, समाज को आनंद और समाधान देना, ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पैसा अपने आप आएगा। इसलिए वो जो अर्थ कारण भी है, जो अर्थ नीति हमारी है, वो प्रॉफिट के बेसिस पे टिकी है, जो कि गलत है। हम उसको पैरासाइट इकोनॉमिक्स, पैरासाइट अर्थनीति बोलते हैं भाई, मतलब बांटगुल अर्थव्यवस्था। जो भी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए वो ऑनेस्ट अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। ये सब डिटेल में बातें करेंगे, डिटेल में। हमारा निवेदन है आपको कि सब अच्छे सज्जन शक्ति है, लेकिन करना क्या है, एग्जैक्ट करना क्या है, एग्जैक्ट कैसे करें, ये कमतरता है। और उसका ज्ञान हमें अपने ऋषियों के ग्रंथों में, अपने प्रैक्टिकल में, और अभी की परिस्थिति में उससे क्या लेना है। हम ऑर्थोडॉक्सियल नहीं है कि पूरा का पूरा पहले का ही मानो, और अभी आज की समाज की व्यवस्था का मानसिकता देख के बनाएंगे। धन्यवाद। जी समय को देखते हुए अब 8:03 हो गए, 3 मिनट ज्यादा हो गए हैं। 3 हैंड रेस है और मैं उनको आमंत्रित करूंगा। आदरणीय नारायण मीना जी। जी ओम भैया, मैं यही कह रहा था कि जैसे अपन योगाहार में आपने करते हैं, योगा में जो अपन करते हैं, ज्यादातर ध्यान अपने लिए आसन पे और प्राणायाम पे ज्यादा समय देना चाहिए। और जो भी अपन आमंत्रित करते हैं जिसको मुख्य अतिथि बनाकर, उसमें तो जैसे आप हो, आप या जो भी रंजना बहन है, कोई भी, इनको 15-15 दिन का समय देना चाहिए। बदलना नहीं चाहिए, 1-2 दिन में इनको बदलना नहीं चाहिए। उसमें क्या अपनी दिनचर्या टूट जाती है, वो एक सब नहीं कर पाते। तो इनको 15-15 दिन का हर योगा हर उसको 15 दिन का समय रहना चाहिए। 15 दिन लगातार करवाए, इसके बाद दूसरा 15 दिन करवाए, तो इसमें दिनचर्या बहुत अच्छी बन जाएगी अपनी। दूसरा ये, जैसे खान पान पे, सब्जी पे अपने ध्यान दिया, तो सब्जी में मार्केट, घर की सब्जी तो अपन खाएं, मगर मार्केट में जाए तो मार्केट में जो सब्जी है बड़े स्टॉल पे जो मिलती है, उनसे न खरीद कर, जो छोटे बैठे रहते, जो छोटी अम्मा जो डलिया में लेकर बैठी रहती है, 2-2, 4, 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, उनसे ही सब्जी खरीदे, क्योंकि उनकी सब्जियों में कोई जहर नहीं होगा, ये पक्का है। क्योंकि जब तो वो 1 किलो और आधा किलो लेकर सब्जी बैठी है अपने पेट भरने के लिए, उनसे ही सब्जी खरीदे। तो ये मेरा निवेदन था। ये 2 मेरे बिंदु थे। जी ओम जी, बहुत सुंदर सुझाव हैं दोनों आपके, और इस पर जल्दी अमल करने की अपन चर्चा करेंगे। आदरणीय अनिल राय जी, आपने उस समय सुना नहीं था, पुनः आप आमंत्रित हैं। अनम्यूट कर लें आप, अनिल राय जी। आप तक आवाज नहीं पहुंच रही क्या? आदरणीय हरेंद्र कुमार जी। जी अनिल राय जी बोलिए। जी ओम सर, मैं सदन को नमन और पवन सर की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मेरे ये कुछ सुझाव थे कि हम लोग खाने पे तो बात करें, लेकिन हमारा शरीर और भी चीज़ों से भी रसायन सोखती है, और बहुत जल्दी, बहुत फास्ट। जो भी कॉस्मेटिक हम लोग यूज़ करते हैं, उससे भी हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है, साथ साथ पर्यावरण को। और हमारे कपड़े भी, हम जो पॉलिस्टर के जो कपड़े पहनते हैं, हमारी बेडशीट रहती है, हमारे पिलो रहते हैं, उससे भी हम कई तरह के रसायन हम लोग अंदर लेते हैं। तो कभी मौका मिले तो उस पर भी हम लोग चर्चा करें, और हम अपने स्वास्थ्य के लिए उन सब चीज़ों को भी जरूर ध्यान में रखें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अनंत कुमार जी, आपका सुझाव भी ऐसे सुझाव अपन को लेके रखना है और अब आगे ध्यान करना है। आदरणीय अनिल कुमार जी, आप आए और अपनी बात रखें और आभार ज्ञापित करें। बोलिए। बोल रहे हैं जी, आप लोगों को समझ में है जी। सदन को प्रणाम। आज
कि सर की तबीयत खराब है, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करी जल्दी तो अच्छे से। जी ओम। ये और एक बात ये कहनी थी कि जो कहा कि हम अपने यहाँ शुद्ध चीजें बनवा सकते हैं, वो तो समर्थवान है ही। तो मैं इसमें कई बार मैंने पहले भी बोला है कि जितने हमारे लोग हैं उन कोई एक एक चीज जो शुद्ध बना सकते हैं वो दें, और पूरे हमारे जो सदस्य हैं उन लोगों में जानकारी हो जाए और वो वहां से मंगा सकते हैं। आज की ऑनलाइन चीज सबको मिल जाएगी और हम लोग स्वस्थ भोजन कर सकते हैं। जी ओम। जी धन्यवाद आदरणीय जी। मैं डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सबका आभार भी ज्ञापित करने का कष्ट करेंगे आज के युवा कार्यक्रम का यही विराम देने के लिए। डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, अगर आवाज पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित हैं। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है तो मैं ओंकार नाथ जी, आप तक पहुंच रही है आवाज झारखंड से? नहीं, सविता बहन जी, तोलाराम पटेल जी, आदरणीय कैलाश कुमार जी, हाँ जी, सदन को प्रणाम। जी जी आभार कर दें जी। सबका। जी जी हाँ जी, जी सबका आभार कर दें। आज जो है हाँ समापन हाँ करने- ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरा व्यस्त भी था और सुन भी रहा था जी। जी जी ठीक है जी, धन्यवाद जी, सबको जी। अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का कार्यक्रम जो है यहीं विराम देते हैं। कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं और नए हम जो है जो अब जो रूल बना रहे हैं उस पर अपना युवा कार्यक्रम चलेगा और जो हमारे निजी जीवन के लिए और परिवार के लिए बहुत लाभकारी होगा। तब तक के लिए हम कल तक के लिए विदा लेते हैं। ओम प्रणाम। नमस्ते, प्रणाम। दादू हैं गए मीटिंग से? फोन करो, मीटिंग तो खत्म। हाँ, मीटिंग तो खत्म हो गई। आज क्या वो बनखेड़ी जाने का है यादव जी? केबी के जा रहे हैं हम अभी, दादू और बनखेड़ी।